यूट्यूब चैनल आगाज़ में मैं हूं आपकी मेज़बान साइमा मंसूर। प्रोफेसर डॉक्टर ताहा नज़ीर की लिखी हुई तहरीरों में से जिस शख्सियत की बायोग्राफी का आज हमने इंतखाब किया है वो शख्सियत है मोहनदास करमचंद गांधी की, जिनका ताल्लुक हिंदुस्तान से था। गांधी हरगिज़ गैर मामूली तालिब इल्म न था। अमूमी दर्जे की जहानत वाला, शर्मीला, होनहार और भेंचे मिजाज वाला मामूली सा लड़का था जो खुद अपने आप को कुन ज़हन और कमज़ोर आकला वाला कहता है। 13 साल की उम्र में शादी के बंधन में जकड़ दिया गया। हिंदुस्तानी सियासत का मरकज़ो महवर, हिंदुओं की अजमत रफ्ता का निगहबान और महबूब कौमी कायद बन गया। मगर उसकी तबीयत सादगी, मिजाज फकीराना, अंदाज जोगियाना और गुफ्तार कलंदराना हो चुकी थी। मोहनदास गांधी 2 अक्टूबर 1869 में काठियावाड़ गुजरात के शहर पोरबंदर के एक पक्के वेश खानदान में पैदा हुआ, जो जात का बनिया और आबाई पेशे के एतबार से पंसारी था। दादा उत्तम चंद गांधी उर्फ ओता गांधी काठियावाड़ की मुख्तलिफ रियासतों में दीवान रह चुके थे। गांधी का बाप करमचंद गांधी उर्फ किया गांधी गुजरात के एक स्कूल से 5 दर्जे पास करने की रस्मी तालीम का हामिल था। राजस्थान, पोरबंदर और वंकानेर में खिदमत अंजाम देकर बिलाखिर राजकोट से रिटायर हो गए और यहीं से पेंशन ली। उन्होंने 4 शादियां की। पहली दोनों बीवियों से 2 लड़कियां थीं और चौथी बीवी से 1 लड़की और 3 लड़के थे, जिनमें सबसे छोटा मोहनदास गांधी था। इससे हमारा ये क्यास करना भी शायद गलत ना हो कि करमचंद जिस्मानी लज्जतों का दिलदाता था, जबकि आखिरी शादी भी उसने 40 साल की उम्र में की। उसका बाप अपनी बीमारी की सख्त तकलीफ के बावजूद अपने विश्व धर्म के ज़ाहिरी सफाई के सख्त कायदों की भरपूर पाबंदी करता था। कुछ अरसे बाद मोहन की शादी हो गई और वो एक दिन अपने बाप के पांव दबा रहा था, मगर उसका दिल अपनी नई नवेली दुल्हनी में अटका हुआ था। वो बाप के दर्दो निज़ा के बावजूद जान खलासी होने और बीवी के पास जाने के लिए बेकरार था। तकरीबन 10 बजे उसके बाप ने उसे सोने की इजाजत दी तो सीधा जाकर उसने अपनी सोई बीवी को जगा दिया। कुछ ही देर गुजरी थी कि नौकर ने दरवाजा खटखटाकर बाप की तबीयत के सख्त खराब होने की इत्तला दी, जिसके मफहूम को समझना गांधी के लिए बड़ा अलमनाक था। उसका बाप हमेशा के लिए उससे बहुत दूर जा चुका था। वो अपने बाप की मोहब्बत का बड़ा दावेदार था। खुद को शरण कुमार और हरीश चंद जैसे तखय्युलाती फरमाबरदार किरदार तस्वुर करता था। मोहन की माँ एक परहेजगार और रिवायती हिंदू खातून थी, जो अपने मजहबी फराइज और रोजाना के वज़ाइफ से कभी गाफिल ना होती थी। सख्त से सख्त रियासतें और मन्नतें इंतहाई साबित कदमी से पूरा करती। हवेली, चरमास, चत्रमास और चंद्रयाना को बड़े एहतमाम से बचा लाती थी। 7 साल की उम्र में मोहन को इब्तदाई तालीम के मदरसे में दाखिल करा दिया गया। वो स्कूल में कोई काबिल जिक्र या गैर मामूली तालिब इल्म न था, बल्कि अमूमी दर्जे की जहानत वाला मामूली सा लड़का था। वो अपने वालिदैन के साथ असातिज़ा के सामने भी कभी नज़र उठाने की जुर्रत ना करता था। हालांकि बाद में जबकि कई एक असातिज़ा की अखलाकी कमियों और किरदार की खामियों का उसे यकीनी इल्म भी हो गया था, मगर फिर भी वो अपने आप में उनकी इज्जत और एहतराम से कोताही करने की हिम्मत ना पाता था, जिससे जाहिर होता है कि वो बड़ों के जज्बा एहतराम से सरशार था, जो यकीनन एक काबिल कदर इंसानी वस्फ है। जब पहले या दूसरे दर्जे में मोहन को पहली दफा सजा मिली तो काफी अरसे तक मगमूम रहा। उसे सजा का इतना दर्द न था जितना सजा के काबिल तस्वर किए जाने का अफसोस था। इसी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए। दूसरा दर्जा पास करने पर उसे इनाम दिया गया। मोहन की लिखाई भी बहुत गंदी थी, जिसकी बेहतरी के लिए उसने काबिल जिक्र कोशिश भी ना की थी। उसकी नज़र में एक अच्छी लिखाई हसूल इल्म का हिस्सा न थी, जिसका बाद में उसे मलाल भी था। मोहन के फारसी मुंतखब करने पर उसके उस्ताद कृष्ण शंकर पांड्या ने उसे बुलाकर कहा कि तुम ये भूल गए हो कि तुम वैष्णो बाप के बेटे हो, अपने मजहब की जबान नहीं पढ़ोगे। अगर तुम्हें कोई बात मुश्किल नजर आती है तो मेरे पास आकर क्यों नहीं पूछते। मैं तुम सब तालिब इल्मों को संस्कृत पढ़ाने में अपनी मकदूर भर कोशिश करूंगा। वो समझता था कि ये जबान हर हिंदू को आनी चाहिए, जिससे दूसरे फवाइद के साथ इससे माखज हिंदी, गुजराती, सरपटी और बंगाली जबानों की भी सूझबूझ हासिल होती है। वो महज 13 साल का नापुख्ता और स्कूल में दूसरे दर्जे का तालिब इल्म था कि उसे शादी जैसे सख्त बंधन में जकड़ दिया गया, जिससे न सिर्फ स्कूल का 1 साल ज़ाया हो गया, बल्कि बाद के अदवार में उसे इसके इजहार से शर्मिंदगी भी महसूस होती थी। मोहन की इब्तदाई उम्र की शादी से हम ये क्यास करते हैं कि वो एक गरीब और हिंदुस्तान के मौशी एतबार से कम तर दर्जे के लोगों में शुमार होने वाले लोगों से ताल्लुक़ रखता था, जो जदीद दौर के इल्मी शऊर से काफ़ी हद तक बेबहरा थे। मगर हम यहाँ उसकी ज़िंदगी के उसी पहलू को उजागर करना चाहते हैं कि मोहन अपने माशरे का एक गरीब फर्द होकर अपनी कौम का हर दिल अजीज रहनुमा बन गया। मोहनदास की कबल अजी दोबारा मंगनी हुई, जो उनकी अमवात के बाइस ख़त्म हो गई। 7 साल की उम्र में उसकी मंगनी उसकी शादी पर मुंतज हुई। उसकी बीवी कस्तूराबाई अनपढ़, सादा और खुददार लड़की थी। खुददार इसलिए कि उसे अपने अनपढ़ और जहालत का गम ना था, और ना ही कभी उसने अपने सरताज की देखा देखी पढ़ना लिखना सीखने का ख्याल भी जहन में लाया। मोहनदास के कस्तूराबाई से 4 बच्चे हरीलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास थे। मोहनदास तकमील तालीम के बाद मोहनदास गांधी के नाम से मारूफ हुआ, जिसके मिजाज में खलंडरापन और शोखी न थी, बल्कि संजीदगी और बुर्दबारी थी।
اس کی طبیعت میں سادگی اور درویشی تھی، اس وجہ سے اس کی شخصیت کے زیر اثر ہندوستان میں جتنی بھی تحاریک برپا ہوئیں تقریباً ساری عدم تشدد پر مبنی تھیں۔ اس کے ہندو مت پر جین مت کے بھی اثرات تھے۔ وہ ذاتی طور پر قتل و غارت کو ناپسند کرتا تھا۔ اسے اپنے مذہبی علوم پر عبور نہ تھا، مگر یہ مذہبی تعلیم اور فکری تربیت بتدریج خود بخود ہی ہوتی چلی گئی۔ وہ رام چندر جی کا عقیدت مند ہونے کے ساتھ ساتھ خوش الحان بھی تھا، ایسے ولولے اور شوق سے پڑھتا کہ سننے والا بے خود ہو کر وجد کی کیفیت میں چلا جاتا۔ ہم گاندھی کو ہندوؤں کا قومی رہنما اور سیاسی قائد تو کہہ سکتے ہیں، مگر اسے ان کا کوئی مذہبی اوتار یا اعتقادی الہامی مقدس شخصیت نہیں کہہ سکتے۔ بالکل اسی طرح جیسے عموماً قائد اعظم کو حضرت، مولانا یا علامہ نہیں کہا جاتا۔ اس سے ممکن ہے کہ کچھ ہندوؤں کی نظر میں گاندھی کے مرتبہ و مقام میں فرق آتا ہو، مگر اس کی شخصیت کا یہ پہلو دوسری اقوام میں اس کے مقبول ہونے کی اہم وجہ بن گیا۔ سرکار جدید تعلیم یافتہ افراد پر نظر کرم کرنے کو ترجیح دیتی ہے۔ بڑا بھائی گاندھی کو لے کر ممبئی جا پہنچا۔ جون جولائی میں بحر ہند کے تلاطم کے باعث اکثر بحری سفر غیر محفوظ تصور کیے جاتے تھے، اس لیے نومبر تک انتظار کرنا پڑا۔ بڑے بھائی نے برادری کے ایک شخص کو اخراجات کی رقم بطور امانت دے کر گاندھی کو نومبر تک اس کے سپرد کیا اور واپسی کی راہ لی۔ اس دوران ممبئی میں برادری نے ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیا کہ ہندوستان کے باہر بدیسوں میں تعلیم حاصل کرنا جائز نہیں، مگر موہن ان تمام تر مسائل کا مردانہ وار مقابلہ کرتا ہوا بالآخر 4 دسمبر کو انگلینڈ کے لیے روانہ ہو گیا، جہاں پہنچ کر اس کے مجرد ہندوانہ عقائد اور مخصوص رسم و رواج اس کی زندگی میں حائل ہونے لگے۔ انتہا پسندی و تنگ نظری میں پرورش پانے والا موہن بتدریج آزاد خیال اور وسیع نظر ہونے لگا۔ انگریزی وضاقتہ اختیار کیا، نیا لباس سلوایا، وائلن بجانا سیکھا اور رقص و سرود کی محفلوں میں جانا شروع کر دیا، مگر پھر بھی موہن اپنی بنیادی تعلیمات اور احکامات سے قابل ذکر اختلاف نہ کر پایا۔ اپنے زمانہ طالب علمی میں موہن کا لندن میں ایک بوڑھی عورت کے ہاں آنا جانا ہو گیا، جس کی وساطت سے اس کی ایک نوجوان انگریز عورت تک رسائی ہو گئی، جس کے انداز ضیافت اور دیگر محرکات سے اس نے محسوس کیا کہ یہ لوگ اسے غیر شادی شدہ سمجھتے ہیں اور مانوس انداز میں کچھ کہنے کے خواہش مند ہیں۔ مگر یہاں بھی گاندھی کی بے لاگ حق گوئی آڑے آ گئی۔ اس نے اپنی تمام تر ذاتی اور ازدواجی صورتحال تحریری شکل میں ان کے سامنے پیش کر دی، جس سے انہیں مایوسی تو ہوئی، مگر کافی عرصے تک اس کی کم سنی کی شادی کا مذاق بھی اڑاتے رہے۔ انگلینڈ کے 3 سالہ قیام کے بعد 10 جون 1891 کو موہن داس کو بار اطلاق کی ڈگری عطا ہوئی۔ 11 جون کو اس کی ہائی کورٹ کے وکلاء کے فہرست میں اندراج ہوا۔ 12 جون کو وہ ممبئی کے لیے روانہ ہو گیا، جہاں راج کوٹ ہی میں وکالت شروع کر دی۔ موہن داس نے ہندوستان میں جب اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کیا تو وہ خود کو غیر مانوس محسوس کرنے لگا۔ کیس لینے کے لیے دلالوں کو کمیشن دینا، جھوٹ بولنا، بلکہ جھوٹ کو بھی سچ ثابت کرنا اس کے مزاج کے خلاف تھا۔ اس میدان میں نا تجربہ کار ہونے کے ساتھ وہ نسبتاً ہندوستان کے قانون سے بھی نابلد تھا، کیونکہ اسے تو برطانوی قانون پر عبور تھا۔ 1893 کے وسط میں وہ ایک مقدمے کے سلسلے میں نٹال جنوبی افریقہ چلا گیا۔ یہاں عبداللہ اینڈ کمپنی کے قانونی مشیر کے توسط سے وہ اس کے مالک سیٹھ عبداللہ کے پاس چلا گیا اور وہیں پر قیام کیا۔ اس نے نٹال کی عدالت میں اپنا اندراج کرا کے باقاعدہ مقدمے کا آغاز کر دیا۔ گاندھی جنوبی افریقہ کے ہندوستانیوں کے حالات سے قطعاً غیر مطمئن تھا۔ ان سے روا رکھے جانے والے مظالم اور عمومی حالت زار کو دیکھتے ہوئے اس نے ان کے حقوق کی بحالی اور تحفظ کا عزم کر لیا اور باقاعدہ تحریک کا آغاز کر دیا، جہاں سے اس کے درخشاں سیاسی مستقبل کا آغاز ہوا۔ جلد سے جلوسوں، احتجاجی مظاہروں اور پرامن جدوجہد سے بالآخر گاندھی ہندوستان کے لوگوں کے حقوق کی بحالی میں کامیاب ہو گیا۔ وہ لوگوں کے دلوں کی دھڑکن اور آنکھوں کا تارا بن گیا، جس سے پیشہ ورانہ خدمات انجام دینے کے ساتھ گاندھی کو اپنا روشن اور تابناک سیاسی مستقبل بنانے کا موقع بھی مل گیا۔ رفتہ رفتہ ہندوؤں کی عظمت رفتہ کا نگہبان اور محبوب قومی قائد بنتا چلا گیا اور ہندوستانی سیاست کا چمکتا آفتاب بن کر ابھرا۔ ان دنوں ہندوستان کے ہر طبقہ اور مکتبہ فکر کے لوگ اس کے پاس آتے تھے، جسے وہ بلا تفریق بڑی خندہ پیشانی سے پیش آتا۔ گجراتی، ہندو، تامل، عیسائی اور مسلمان یکساں ان کے ہاں مہمان ہوتے۔ گاندھی کے ہاں نوکر وغیرہ نہ تھے، اس لیے مہمانوں کی توجہ اور صفائی کا خود ہی اہتمام کرتا تھا۔ 1906 میں گاندھی نے جنوبی افریقہ سے ہندوستان واپسی کا ارادہ کر لیا۔ لوگ یہ خبر سن کر بے چین ہو گئے، وہ اپنے محبوب ساتھی کی جدائی کا حوصلہ نہ پاتے تھے، مگر گاندھی کا فیصلہ اٹل تھا۔ وہ اپنے مشن کی تکمیل کے بعد مزید ٹھہرے رہنا بے سود اور ہندوستان میں اپنی ضرورت محسوس کرتا تھا۔ لوگوں نے محبتوں اور عقیدتوں کے ایسے لازوال جذبات نچھاور کیے جو یقیناً گاندھی اور اس کی مختصر سی گھریلو دنیا کے لیے قیمتی اثاثہ تھے۔ آسودہ لوگوں نے قیمتی تحائف پیش کیے جو مجموعی طور پر اچھی خاصی رقم بن گئی۔ اس رات گاندھی انتہائی کرب کے ساتھ کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ تحائف اور دولت نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ شاید اللہ کی ذات ایسے ہی دولت کو اپنی خودی، انا اور عزت کے لیے زہر قاتل تصور کرنے والوں کو انسانی زندگی کے کئی زمانوں تک
करोड़ों लोगों के दिलों का बेताज बादशाह बनना मुकर्रर कर देता है। गांधी की ज़िंदगी का इख्तिसार के साथ अहाता करें तो ये भी हकीकत है कि उसके सियासी मुस्तकबिल का आगाज़ जनूबी अफ्रीका से शुरू हुआ था, जहाँ उसने हिंदुस्तानियों की हालत ज़ार देखकर उनके हकूक़ की तहरीक बर्पा की थी। जलसे, जुलूसों, एहतजाजी मुजाहिरों और सियासी दबाव से सरकारी तौर पर वहाँ मुकीम हिंदुस्तानियों को कुछ सरकारी मराद दिलाईं। 1899 में जनूबी अफ्रीका में सेकेंड बोर वार के दौरान उसने अंग्रेज़ों की भरपूर सियासी और इखलाकी मदद की थी। 1906 में ज़ूलू कबीले की बगावत के दौरान उसने जांबाज इकट्ठे किए, ज़ख्मियों की मरहम पट्टी करने और राशन फराहम करने जैसी अमली खिदमात सर अंजाम दी। फिर 1914 की जंग अजीम अव्वल के दौरान उसने तालिब इल्मों की जमात मुनज़्ज़म की, अंग्रेज़ों की भरपूर हिमायत के साथ बड़े अहसन अंदाज से चंद एक दूसरी खिदमात अंजाम दी, जिनका हुकूमती सतह पर एतराफ़ भी किया गया। 1917 की जंग अजीम के दौरान अंग्रेज़ों की खिदमत से सरशार गांधी ने रंगरूट तक भर्ती किए, मगर अमली खिदमात अंजाम देने की नौबत ही न आई थी कि जंग खत्म हो गई। इस दौरान हिंदुस्तान में रॉलेट एक्ट नाफिज हो गया, जो बरतानवी हिंदुस्तान के कानून के तहत बरतानवी मजलिस कानून साज ने मंजूर किया था, जिसके खिलाफ अवामी रद्द अमल बरपा हुआ। हुकूमत मुखालिफ जज्बात का खुलेआम इजहार होने लगा तो इन फसादात के दौरान गांधी ने सित्यागरी का तरीकाकार वज़ा किया। फिर 1919 का मारूफ जलियांवाला बाग कत्लेआम का अफसोसनाक सानिया पेश आया, जिसमें जबरो सितम और कत्लो गारत का ऐसा मुजाहिरा हुआ कि पूरे खित्ते में गम और गुस्से की लहर उठ खड़ी हुई। गांधी ने अपने मखसूस तरीक़ेकार से खित्ते में तहरीक बर्पा कर दी। 1922 में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दफ़ा 124 ताज़ीरात हिंद के तहत मुजरिम करार देते हुए अदालत ने उसे 6 साल की कैद सुनाई। 1924 में उसे बवजह इलालत रिहा कर दिया गया। 1931 और फिर 1932 की गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में उसने शिरकत की, जिसकी वापसी के फौरी बाद उसने कॉन्फ्रेंस के बेनतीजा होने का इंदिया देकर सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज़ कर दिया, जिस पर उसे गिरफ्तार करके पाबंदी सलासिल कर दिया गया। 1933 में उसे रिहा कर दिया गया। 1943 में उसे कॉन्फ्रेंस के दूसरे रहनुमाओं समेत गिरफ्तार करके हजारों की तादाद में जेल में डाल दिया। इस दौरान उसकी बावफा बीवी कस्तूरा बाई ने भी उसका भरपूर साथ दिया, मगर वो सिनफ़े नाजुक होने के बाइस जेल की सख्तियां ना सह सकी। 1944 में जेल ही में उसका इंतकाल हो गया। ये तमाम वाक़यात अगरचे उसकी सवाने का हिस्सा हैं और बज़ाहिर कोई काबिल ज़िक्र कारनामे से कम दर्जा देना शायद खिलाफ अदल हो। गांधी हिंदुस्तान की आज़ादी का रहनुमा, फ़लसफ़ा शांति, अमन और बिला तशद्दुद जद्दोजहद का बानी है और इंडियन नेशनल कांग्रेस का हर दिल अजीज़ रहनुमा है। 1948 में गांधी ने मुल्की नस्ली फसादात के खिलाफ एहतजाजन मरन भरत रखा। अंदरूने खाना उसकी इन तमाम अदल इंसाफ और अखवत व मसावत की पॉलिसियों के खिलाफ हिंदुओं के एक मकतबा फ़िक्र में सख्त इख्तलाफ पैदा हो चुका था, जो गांधी की असूल पसंदी, अदल इंसाफ और नस्ली व खूनी बर्तरी ख़त्म करने की सोच को अपने हिंदू मजहब की तालीमात के मुनाफी समझते थे। सदियों की महकूमी और गुलामी के गुस्से और तासुब की वजह से बड़े ज़हीर के हिंदुओं में इंतहा पसंदी पैदा हो चुके थे, जिसका नागज़ीर इजहार इमरानी और समाजी नुक्ता नज़र से अक्लो फ़हम से मावरा नहीं। चुनांचे ऐसे ही एक जुनूनी हिंदू ने 30 जनवरी 1948 को 78 साल की उम्र में न्यू दिल्ली इंडिया में गांधी को गोली मार दी, जिस किताब ना लाते हुए महात्मा गांधी इस दारेफानी से हमेशा के लिए पर्दा कर गया। उसकी खाक इंडिया के मुख्तलिफ दरियाओं में बहा दी और राजकोट में उड़ा दी गई। अपनी आइंदा आने वाली वीडियोज़ में हम इसी तरह मुख्तलिफ शख्सियात के बारे में मज़ीद जानते रहेंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपकी मालूमात में मज़ीद इजाफे का बाइस होगी। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।